सो गाइस, मार्केट टेंशन में है। मार्केट की टेंशन के रिलेटेड कल के दिन मैंने आपके साथ एक एलैबोरेटिव वीडियो दिखा दिया था कि मार्केट टेंशन में क्यों है और ये क्या मार्केट क्रैश है या फिर मार्केट ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन पर। और जब भी मार्केट रिस्ट्रिक्शन पर होता है तो किसी पॉजिटिव न्यूज का ही तो वेट करेगा ब्रेकआउट देने के लिए। सेम चीज स्टॉक के साथ होती है, सेम चीज मार्केट के साथ होती है। तो बस मार्केट की टेंशन इतनी नहीं है, मार्केट कोई क्रैश नहीं हो रहा। हल्ला मचता रहता है सोशल मीडिया पे कि भैया मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी के लिए ऐसी कोई बड़ी टेंशन नहीं है। बस इतना ही है कि भैया कुछ पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं है। लेकिन एनएसडीएल की टेंशन बढ़ रही है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का डाटा हमारे पास में है, इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि एनएसडीएल में आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से बीएससी को हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं। एनएसडीएल सितंबर और अक्टूबर का डाटा। पहले आते हैं अक्टूबर के डाटा पर, जो कि म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड्स ने अक्टूबर के महीने में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करी है एनएसडीएल में। 0 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है और 4 म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है एनएसडीएल को। जिसमें क्वांटिटी जो चेंज आया है ना, कितना है क्वांटिटी चेंज? 1,57,918 स्टॉक्स का नेट चेंज देखने को मिला है अक्टूबर में। अब आप कहोगे भैया ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप सितंबर का डाटा भी देखोगे ना, अभी आप कहोगे भैया कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। ऑल्दो टेंशन शॉर्ट टर्म के लिए आती है, लॉन्ग टर्म के लिए चीजें बुरी नहीं जाती अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो। बिजनेस कंपनी का अच्छा है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का अलग अलग अकाउंट डाटा भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर। मोतीलाल ओसवाल, कितनी क्वांटिटी सेल इन्होंने करी है? 62,505 क्वांटिटीज इनके पास है, जिसकी ये 50% क्वांटिटी सेल कर चुके हैं अक्टूबर के महीने में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने 50% क्वांटिटी सेल करी है एनएसडीएल के अंदर। एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 42% क्वांटिटी सेल की है अपनी होल्डिंग में से। एसबीआई बैंकिंग ने कितनी? 50% क्वांटिटी इन्होंने भी सेल करी है। व्हाइट ओआक इन्होंने भी 50% क्वांटिटी सेल करी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 33% क्वांटिटी इन्होंने सेल करी है अपनी। व्हाइट ओआक कैपिटल मिड कैप 50% क्वांटिटी 50% व्हाइट ओआक कैपिटल ने भी किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 50% सेलिंग करी है। एचडीएफसी वैल्यू फंड ने भी 50% सेल किया है। एचडीएफसी बैंकिंग और यूटीआई मिड कैप ने भी 50% की क्वांटिटीज अपनी सेल कर दिया अक्टूबर के महीने में एनएसडीएल की। अब ये हो गया म्यूचुअल फंड का डाटा। अब आते हैं आपके एफआईआईज और डीआईएस पे। थोड़ा कॉर्नर में चले जाएगा, तो एक काम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं इसको बीच में लाने की एक बार। ठीक है, हमारे पास ना यहां कॉर्नर में अगस्त का डाटा है। आपको फिगर शायद दिख नहीं रही होंगी, मैं आपको ओरली बता देता हूं। ठीक है, अगस्त 5 2025 आपके एफआईआईज के पास 15.6% की होल्डिंग थी और डीआईएस के पास 44.4 और पब्लिक के पास 40% की। अगस्त का डाटा 2025 का भी हमारे पास में। फिर आता है सितंबर का डाटा, जहां पर आपके एफआईआईज ने 0.03% बाइंग बढ़ाई अपनी और आपके डीआईआईज ने लगभग 5% के आसपास सेल ऑफ किया एनएसडीएल के अंदर से, जो सारा का सारा खरीदा आपकी पब्लिक ने। ठीक है, अब पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी सितंबर क्वार्टर के अंदर, सितंबर टाइम फ्रेम पे एफआईआईज की 0.03 बढ़ी, बट डीआईआईज ने लगभग 5% सेल ऑफ किया। अब ये डाटा आपको क्या बता रहा है? भैया टेंशन मत दे, ये बता रहा होगा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है कि भैया कंपनी बिजनेस कैसा दे रही है। हमें तो ये देखना है ना, हम कंपनी के प्रमोटर एफआईआईज डीआईआईज इनके बेस पर तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन साथ में कंपनी के बिजनेस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं। कंपनी का बिजनेस कैसा है? तो अगर हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं ऑलरेडी, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, हमें पता चलता है कि जून क्वार्टर वीकेस्ट क्वार्टर आता है कंपनी का। सितंबर, दिसंबर और फिर मार्च क्वार्टर भी कंपनी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो सितंबर क्वार्टर कंपनी का ऑलरेडी अच्छा आया है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन दिसंबर क्वार्टर से है। अब भैया यहां हुआ क्या है? आपके पास होल्डिंग में ना बड़ा चेंज आया है, बस इतनी सी बात है कि होल्डिंग में आपके पास बड़ा चेंज आया है
और जब भी होल्डिंग में इतना बड़ा डिफरेंस आपके पास आने लगे ना, आपको थोड़ा सा ना रुक जाना चाहिए और होल्डिंग पैटर्न के चेंज होने का। अब आप वेट करो यहां पर अक्टूबर में होल्डिंग पैटर्न क्या आता है, क्योंकि आपको दिखा म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर में सेल किया, ठीक है, और आपके डीआईएस ने सितंबर में सेल किया और आपके पब्लिक ने सितंबर में खरीदा। अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे, यहां पर आने एक बार चार्ट पे, आपको नजर आता है सितंबर 9 तारीख को आप टॉप पर आए थे, यहां कितने पर, 1380 पर, 1380, यानी कहीं ना कहीं जो आपके आपके डीआईएस और म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर में सेलिंग करी है, आपके डीआईएस ने जब सेलिंग करी तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमको यहां तक देखने को मिला। फिर अक्टूबर के महीने में जब आपके म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी तो उसका इंपैक्ट हमको यहां तक देखने को मिला। सो हमें यहां चाहिए आपकी वापस से री एंट्री। अब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक बढ़ते हुए शेयर को खरीदती है और गिरते हुए शेयर में भागती है, ठीक है। क्या ये मौका है, क्योंकि अभी आपका चार्ट क्या बता रहा है, चार्ट पे वापस आएंगे, पहले मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन समझ लेते हैं। कंफ्यूजिंग रहेगा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, ये वीडियो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी तक, क्योंकि एक भी कंक्लूसिव स्टेप अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने कहा कि पब्लिक बढ़ते हुए में खरीदती है, गिरते हुए में बेचती है। बढ़ते हुए में पब्लिक कहती है भैया और बढ़ेगा, फिर फंस जाती है जाकर के, और जब गिर जाता है लगभग 20-30%, फिर पब्लिक कहती है भैया ऑपरेटर गेम, बेकार कंपनी, फिर पब्लिक बेचती है। वहां पर आपकी लार्ज एंटिटीज एंटर करती है। ये सब ऑपरेटर गेम नहीं है, ये मार्केट का ही एक रूल है। अगर हम मार्केट के रूल्स के अगेंस्ट चलेंगे तो भैया दिक्कतें हमें ही झेलनी पड़ेंगी। अभी आपने देखा आपकी लार्ज एंटिटीज म्यूचुअल फंड डीआईएस ने कहां सेलिंग करी, टॉप पर जाकर के, जहां पब्लिक खरीद के बैठ गई 5%। आप गिर गए, कितना गिर गए, लगभग 1380 से लेकर के आप कितने तक, 1100 के आसपास आप गिर गए वहां पे, ठीक है। 200 रुपए से ज्यादा की आपकी गिरावट हो रही है, पब्लिक वहां एग्जिट कर रही है। अब तो जो पब्लिक ने एग्जिट करा है वो आपको अब अक्टूबर के डाटा में अगर देखने को मिलता है कि आपकी एंटिटी बड़ी है, यानी डीआईएस म्यूचुअल फंड वापस एंटर हुए हैं, तो आपको फिर से राइज दिखेगा, समझ रहे हो। अब इसको चार्ट पैटर्न में समझेंगे, पहले मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं। 18 नवंबर 2025 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 1170 का टारगेट दिया एनएसडीएल के अंदर, ठीक है, बट उल्टा मिला कुछ नहीं, गिरावट ज्यादा और आ गई यहां पर जिस दिन उन्होंने अपने ये टारगेट दिए हैं। 13 नवंबर को मोतीलाल ओसवाल ने 1270 का टारगेट दिया न्यूट्रल रेटिंग को। इन्वेस्टर्स को यहां भी कुछ नहीं मिला, 13 नवंबर के बाद से ही लगातार स्टॉक में गिरावट है। अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 63.1 का एमएफआई, 52 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पे, सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आप आ चुके हो वीडियो के अंदर। हमने पूरी कंडीशन देख ली कि कहां आपके एंटिटीज ने एग्जिट किया है, कहां पब्लिक ने एंटर किया होगा। आपको दिखा है यहां पर कि नवंबर के महीने में ना वापस से एक रिकवरी बनी है। हमारे पास अभी आपके एफआईएस का या डीआई या पब्लिक का अक्टूबर का डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी अक्टूबर में कहीं ना कहीं इन्होंने बाइंग सेलिंग कुछ तो यहां पर बड़ा चेंज आया है, जिसकी वजह से वापस से रिकवरी की तरफ स्टॉक गया। अब रिकवरी के पीछे अभी जो हमारे पास अवेलेबल है, एक रिकवरी के पीछे का रीजन टेक्निकल, ठीक है भैया मान गए टेक्निकल। दूसरा पॉइंट भैया डायगोनल को ब्रेक डाउन किया था ना, तो डायगोनल को वापस से रिकवर तो करना पड़ेगा। कि आपका रिस्ट्रिक्शन कितना है, 1190 का रिस्ट्रिक्शन है ना, यही डिस्कस कर रहे हैं पिछले 4-5 वीडियो से। 1190 का रिस्ट्रिक्शन है, इसके पास स्टॉक आया, सेल ऑफ की तरफ वापस चला गया। आपको यहां चाहिए कि ये स्टॉक ना अब क्या करे, इस डायगोनल पर, ये जो आपकी डायगोनल जा रही है ना, यहां से रिकवरी दिखाए। एक बार 1190 ब्रेकआउट हो गया ना, और आपके पास अक्टूबर का डाटा आ जाए जहां पर आपके एंटिटीज की एंट्री हुई है, इसका मतलब ये है कि एनएसडीएल रिकवरी दिखा सकता है 1190 के ऊपर, समझ रहे हो इस चीज को, वरना ये डायगोनल का प्रेशर इसको नीचे की तरफ खींच करके ले जाएगा। अभी भी नहीं समझे, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। ठीक है, हमें यहां पर चाहिए 1190 का जो आपका रिस्ट्रिक्शन है, जो आप यहां पर देख पा रहे हो 1190, हमें इस रिस्ट्रिक्शन पर वापस से रिकवरी चाहिए, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन सस्टेन करता है तभी आप यहां पर बड़े ब्रेकआउट्स की तरफ जाओगे, जिसे 1200 कहते हो, जो अभी आपने मोतीलाल ओसवाल के टारगेट देखे वहां तक जाते हो, अदरवाइज नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि आपको नजर रखनी है एक एक कैंडल पर,
क्योंकि ये डायगोनल भी आपकी जरूरी है। आपको अगर ब्रेकआउट चाहिए तो 1190 आपको सस्टेन करना पड़ेगा। गिरावट के साइन अगर आपको मिलेंगे तो वो इस डायगोनल के नीचे आ जाएंगे। मतलब कि जैसे ही इस डायगोनल के नीचे आप फिर से आ गए, इसका मतलब ये है कि आपकी गिरावट और बड़ी चलने वाली है। अभी की कंडीशन पर जो आपका एक बेस बना है एनएसडीएल में 1190 के बाद में, वो कितने पे है? लगभग 1060 पे, 1060। अभी की कंडीशन आपकी 1060 पे आपको बेस बताती है। सिमिलर पैटर्न आपका बना था इरेडा में। अभी एनएसडीएल में हमारे पास ज्यादा पैटर्न खुला नहीं है कि जिसके बेस पर हम ये समझ सकें कि इसका क्रूशियल बेस क्या है। एनएसडीएल का क्रूशियल बेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल इरेडा में आपको याद होगा 160 का रिस्ट्रिक्शन था और 156 आपकी डायगोनल थी। डायगोनल पर सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, 160 पर जाकर के अटक गया तो वापस से गिरावट आ गई और फिर 156 की डायगोनल भी ब्रेक डाउन कर दी। उसके बाद में जो नेक्स्ट बेसिस है इरेडा के, वो चैनल पर अवेलेबल है। क्यों हमने वो डिस्कस करे? क्योंकि उसका पिछला चार्ट अवेलेबल था। जब तक कोई आईपीओ लिस्टेड कंपनी आपको चार्ट्स कंटिन्यू करके ना दे, तब तक आप उस पर कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि यही इसका नेक्स्ट बेस बनेगा। जो चार्ट अवेलेबल है, जैसे 1060 अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते कि 1060 अभी के लिए बेस है। जैसे जैसे चार्ट फॉर्म होना शुरू होगा, आपका एक डाउनवर्ड एजिस पैटर्न बनाए, फिर एक कंसोलिडेशन लेगा, उसके बाद जो कंपनी रिजल्ट्स देती है या होल्डिंग पैटर्न अक्टूबर का हमारे पास में आता है, उसके बेसिस पर एक डाउनवर्ड एजिस पैटर्न के बाद जब कंसोलिडेशन बनता है और वो कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर न्यूज के बाद ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है। पॉजिटिव डाटा आपके पास आता है अक्टूबर का तो ये ब्रेकआउट देगा, यानी 1060 से ब्रेकआउट देगा। नेगेटिव डाटा आता है तो वहां से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी की सिचुएशन ये है एनएसडीएल के अंदर। बाकी देखते हैं आगे जो जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं। अभी जो पॉसिबिलिटीज है वो अवेलेबल है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज बाद में आएंगी उस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। बॉय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।